आज का हमारा टॉपिक है डी एंड एफ ब्लॉक्स। तो डी एंड एफ ब्लॉक्स के हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज करेंगे, मतलब पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर अ कैटलिस्ट विच कंडीशन इज एसेंशियल। भाई कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट जैसे हम बोलते हैं ना, आग में घी लगाने का, आग में घी डालने का काम। तो आग तो लग रही है और उसमें घी डालना मतलब कैटलिस्ट, मतलब रिएक्शन तो हो रही है लेकिन उसको तेज करने के लिए क्या करते हैं हम, कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या असेंशियल नहीं है, क्या ज़रूरी नहीं है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये अलाउ करता है उसको क्या करने के लिए, इंटरमीडिएट बनाने के लिए। क्योंकि रिएक्शन में पहले रिएक्शन होती है तो इंटरमीडिएट बनता है जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर प्रोडक्ट बनता है। तो ये ज़रूरी है इंटरमीडिएट बनाने के लिए। हाई आयनाइजेशन एनर्जी ये ज़रूरी नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन कैटलिस्ट की हाई आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कि इसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो ये रुकावट पैदा करेगा, हिंड्रेंस पैदा करेगा किसके साथ, जब ये रिएक्शन करेगा अपने रिएक्टेंट के साथ। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज द ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम जेड का मतलब क्या था, एटॉमिक नंबर 39 टू एटॉमिक नंबर 48। मतलब ये सीरीज किस से बिलोंग करती है, हमें पता है 21 से 30 किसको बिलोंग करती है, 3D। इसके नीचे आ जाएंगे तो क्या आएगा, 4D सीरीज। ये किसे बिलोंग करती है, ये 4D सीरीज को बिलोंग करती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि MnO4 on treating with concentrated H2SO4 forms a compound X। भाई KMnO4 को जब हमने किसके साथ ट्रीट किया है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तब एक कंपाउंड बना X। ठीक है, अब उस X विच डीकम्पोज मतलब वो टूट जाता है एक्सप्लोजिवली। एक्सप्लोजिवली का मतलब क्या होता है, एनर्जी निकल के, मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या है, अनस्टेबल है। एक्स जो बना है अनस्टेबल है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा एक्सप्लोजिवली और वाई बन जाएगा। तो एक्स टूटा और वाई बन गया। तो जब KMnO4 की कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एसिडिक मीडियम है तो क्या बनेगा, Mn2O7। Mn2O7 ठीक है, एसिड है। और जब इसकी ये एक्स हो गया और एक्स डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब क्या, डिकम्पोज हो जाएगा एक्सप्लोसिवली किसमें, MnO2 प्लस O2 में। तो हमारा एक्स क्या हो गया, Mn2O7 और वाई क्या हो गया हमारा, MnO2। तो देख लो हमारा थर्ड का आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो थर्ड का हो गया फर्स्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच पेयर ऑफ आयन इज कलरलेस। याद रखना कलरलेस के लिए दो कंडीशन है, या तो जो डी, ये सारे किसे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए कलरलेस, मतलब या तो D10 हो या फिर D0, मतलब कंप्लीट फील्ड होनी चाहिए डी, या फिर डी में इलेक्ट्रॉन्स होने ही नहीं चाहिए। तो देख लो भाई किस में नहीं है, तो Zn+2, इसकी कॉन्फिगरेशन 3D10 4s2, तो दो निकल गए तो 3D10, ये कम्प्लीटली फिल्ड है। और स्कैंडियम, इसकी कितनी होती है स्कैंडियम, इसकी होती है 3D1 4s2, तो दो यहाँ से निकले एक यहाँ से। तो ये भी क्या है, इसमें भी क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पैड है, कोई भी अनपैड नहीं है, कम्प्लीटली फिल्ड है स्कैंडियम। तो हमारा 4 का आंसर आ जाएगा 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अमोनियम डाइक्रोमेट है ये, इज़ यूज इन फायर क्रैकर्स, मतलब पटाखे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। द ग्रीन कलर्ड पाउडर ब्लोन, ब्लोन का मतलब क्या है, मतलब उसके अंदर हवा मारना। एक ग्रीन कलर का पाउडर जो हवा में निकलता है वो कौन सा है, तो इसकी एक रिएक्शन होती है। ये क्या हो गया हमारा, अमोनियम अमोनियम डाइक्रोमेट। अब इसको जब फायर क्रैकर बर्न करते हैं, मतलब हीट प्रोड्यूस है, हीट दे रहे हैं हम, तो क्या बनता है, Cr2O3 बनता है और N2 भी बनता है। ये याद रखना, डाइनाइट्रोजन बनाने की एक रिएक्शन भी होती है, ये मेथड भी होती है, डाइनाइट्रोजन N2 बनाने की एक मेथड भी होती है। तो हमें ये जो कंपाउंड बना है Cr2O3, ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का पाउडर होता है। हमारा 5 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो रहा है, ये डाइक्रोमेट है, ये क्रोमेट है। तो अगर डाइक्रोमेट को क्रोमेट में और क्रोमेट को डाइक्रोमेट में चेंज करने के लिए हमें कौन सी मीडियम चाहिए, तो याद रखना डाइक्रोमेट और क्रोमेट को चेंज करने के लिए हमें कौन सी मीडियम चाहिए। तो जब
डाइक्रोमेट को क्रोमेट में चेंज करेंगे तो एक्स क्या होना चाहिए हमारा, बेसिक मीडियम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बेसिक मीडियम। और जब क्रोमेट को डाइक्रोमेट में तो वाई क्या होना चाहिए हमारा, एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम मतलब ओ एच नेगेटिव, एसिडिक मीडियम मतलब एच पॉजिटिव। तो एक्स तो क्या रहा है हमारा ओ एच नेगेटिव और वाई क्या है हमारा एच पॉजिटिव। तो हमारा 6 क्या क्या हो जाएगा फर्स्ट। इसी में एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई, इन दोनों के कन्वर्जन में क्या द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम क्या होगी, सोच के बताना। सोच लिया, आंसर क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये बात आप याद रखना, क्योंकि दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर फाउंड टू बी द कॉम्बिनेशन विथ ए एंड बी। याद रखना, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन से दो एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं, तो वो होता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन। अब इसके दो रीज़न होते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों की साइज़ छोटी है पहली बात तो, दूसरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन की एक और ख़ास बात, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा ऑक्सीजन हायर ऑक्सीजन स्टेट बनाता है फ्लोरीन से। वो प्लस पॉइंट क्या है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बना सकता है। तो तीन चीज़ होगी, दो दो कॉमन है और ऑक्सीजन के लिए एक अलग। पहली चीज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एलिमेंट्स की, इसलिए ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकते हैं। दूसरी साइज़ छोटी होती है, और ऑक्सीजन फ्लोरीन से ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट बनाता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है। तो 7 का हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ, ये कोई एलिमेंट दे रखा है, इस √24 बोहर मैग्नेट, ये यूनिट होती है। हेंस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड द वैल्यू ऑफ एन रिस्पेक्टिवली। याद रखना, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू इक्वल्स टू √n ब्रैकेट में n+2। n क्या होता है यहाँ पर, हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये दे रखा है 24, तो दोनों साइड से रूट कट जाएगा। रूट कटने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो हमारा जो n की वैल्यू आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। जब सॉल्व करोगे तब n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 4 आ जाएगी। और पूछा क्या है, x है, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गया हमारा 4 आ गया। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमारा 4 हो जाएगा। द एटॉमिक नंबर इज, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 4 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, मतलब ये भी है अभी, तो ये ऑप्शन। एंड वैल्यू ऑफ n, x और n, तो मतलब 26 है, उसके लिए 26 की कॉन्फ़िगरेशन क्या, 3d6 4s2, ठीक है। हमारा जो अनपेड इलेक्ट्रॉन आए वो कितने हैं, 4 आए। 4 कब आएंगे, जैसे ये हमने डी ऑर्बिटल बना ली, दो तो इससे चले गए, ठीक है। तो या तो जब यहाँ पर क्या रहेगा, कोई एक्स एलिमेंट +2 फॉर्म में रहेगा, 2 फॉर्म में रहेगा, तभी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे। कैसे, जैसे 3d6 4s2, हमने +2 कर दिया, मतलब इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, बचा कौन सा 3d6। अब 3d6 को लिखते हैं, जब 3d6 को लिखोगे, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 और ये छठा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, एन की वैल्यू आ गई 4। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगी 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आई नेगेटिव विथ MnO4 नेगेटिव इन वीक एल्कलाइन मीडियम। याद रखना MnO4, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको जब आप, एक तो एसिडिक मीडियम, एक वीक बेसिक, और एक न्यूट्रल या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिक। तो इसमें जाता है ये +7 से +2 में, वीक में +4 में, और इसमें +6 में। ये याद रखना, एसिड में जाएगा +2 में, वीक बेसिक में जाएगा +4 में, और स्ट्रॉन्ग बेसिक या न्यूट्रल में जाएगा +6 में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक में। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वीक एल्कलाइन या फिर न्यूट्रल भी बोल सकते हो। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, जब आई नेगेटिव रिएक्ट करेगा MnO4 नेगेटिव के साथ, तो क्या बनेगा, IO3 नेगेटिव बनता है। याद रखना क्या बनता है, IO3 और MnO2। Mn किस में चला जाता है, +4 ऑक्सीजन स्टेट में चला जाता है, तो IO3 नेगेटिव बनता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो क्रोमियम की एम्फोटेरिक नेचर मतलब वो एसिडिक भी होनी चाहिए और बेसिक भी, उनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर बोलते हैं। तो CrO तो कैसे होती है, बेसिक इन नेचर होती है। Cr2O3, हाँ ये कैसी होती है, ये एम्फोटेरिक होती है। हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये भी याद रखना, ये एसिडिक होती है और ये भी एसिडिक होती है। याद रखना जनरली हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जनरली कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी भी एलिमेंट की होगी ऑक्साइड, वो जनरली एसिडिक होती है, जनरली बता रहा हूँ एसिडिक होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कंपेयर टू Cu2 पॉजिटिव हैविंग 3D9 कॉन्फ़िगरेशन एंड Cu पॉजिटिव हैविंग 3D कॉन्फ़िगरेशन एक्वा स्टेट। ये मेंशन करना ज़रूरी है, एक्वा स्टेट इम्पॉर्टेंट, क्यों, इसी से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बदल जाएगा। जनरली तो हमें पता है भाई Cu पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। क्यों स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। और Cu पॉजिटिव लेस स्टेबल होना चाहिए क्योंकि इसमें 3D9 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। लेकिन एक्वा स्टेट में क्या होता है, जो Cu2 पॉजिटिव होती है ना, इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो मोर नेगेटिव होती है। जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है ना, हाइड्रेशन एनर्जी, वो क्या होती है, मोर नेगेटिव होती है Cu2 पॉजिटिव की, किससे, Cu पॉजिटिव से। इसलिए Cu2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल इन एक्वा स्टेट देन Cu पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारा इसका क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। कंपेयर टू Cu पॉजिटिव हैविंग 3D9 कॉन्फ़िगरेशन, Cu पॉजिटिव हैविंग 3D कॉन्फ़िगरेशन लेस स्टेबल। ये पूछ रहा है भाई, जो Cu पॉजिटिव है ये क्या है, मोर स्टेबल है कि लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है एक्वा स्टेट में, क्योंकि इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, लेस नेगेटिव होती है, और इसकी मोर नेगेटिव होती है। अच्छा कॉन्सेप्ट था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, CrO3 इज रेड ऑरेंज इन कलर, द नेचर ऑफ द ऑक्साइड। ऊपर ही बताया है, ऊपर ही बताया था ये एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक। फिर से बता देता हूँ, याद रखना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जिस भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जनरली एसिडिक होते हैं। किसी भी मेटल या फिर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हायर है तो वो जनरली कैसी होगी, ऑक्साइड एसिडिक होगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, मैक्सिमम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, मैक्सिमम किसका होगा, जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा होगी। n की वैल्यू क्या है, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में सबसे ज़्यादा है, देख लें, किस में सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट में ज़्यादा है। इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। सिंपल सी बात है। तो 13 का आ गया हमारा फर्स्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। डिस्प्रपोर्शनेशन कैन बी शोन। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, एक ही एलिमेंट में क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन, ठीक है। तो अब देखते हैं, MnO4 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम। तो याद रखना ये किस में जा सकता है, MnO4 1 नेगेटिव में और Mn+2 में। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन भी चेक करते हैं, Cu पॉजिटिव इन एक्वस मीडियम। तो Cu पॉजिटिव इन एक्वस मीडियम हम अभी देखा है कि ये लेस स्टेबल होता है, तो ये किस में चला जाएगा, +2 में, या फिर ये +0 में भी चला जाता है, क्योंकि ये तो स्टेबल नहीं है, तो ये दोनों में जा सकता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी सही है। और अब Cl2 को देखते हैं। Cl2 को जब एल्कलाइन मीडियम में, Cl2 जब OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है तो ये Cl नेगेटिव में भी कन्वर्ट हो सकता है और ClO नेगेटिव में भी, तो इसमें दोनों में जा सकता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखना 3D सीरीज में, ये तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना है, लेकिन जनरली 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, नंबर ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की होती है, मैग्नीशियम की होती है, मैग्नीज, ठीक है। Mn की होती है। और Mn की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, 3D5 4s2, एटॉमिक नंबर होता है 25। हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड।
अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन हैज सेम नंबर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट मतलब म्यू किसका सेम होगा, म्यू किसका सेम होगा, जिसका एन सेम होगा, और एन क्या होता है, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देख लो किसमें है, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोबाल्ट और Fe, इसमें इस कोबाल्ट की कितनी कितनी होती है, 3d6 4s2, और सॉरी आयरन की, और कोबाल्ट की कितनी होती है 3d, रुक जाओ, 3d7 और 4s2। तो इससे 2 निकलेंगे मतलब 3d6 बच गए, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, इससे 3 निकल गए, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फिर से होगी 3d6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 का सेकंड। विच ऑफ द 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल डू नॉट फॉर्म अमलगम। अमलगम क्या होता है, एक कंपाउंड होता है Na और Hg, इसको बोलते हैं अमलगम। तो ये कौन फॉर्म करता है, सोडियम फॉर्म करता है। तो कौन सा फॉर्म नहीं करेंगे, सारे फॉर्म नहीं करेंगे, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 17 का 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, हाईएस्ट फ्लोराइड एंड ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज आर। फ्लोराइड के साथ कम करता है, ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा करता है। क्यों, मैंने बता रखा है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बना लेता है, इसलिए। तो फ्लोरीन के साथ कितना, +4 में, और ऑक्साइड के साथ +7 में। +4 देख लो, एक ही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे कोई भी मेटल या फिर कोई भी एलिमेंट है, उसकी जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसकी स्ट्रक्चर में क्या है, हमें ये क्रिस्टल लैटिस है, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होगी उस एलिमेंट की, ठीक है। बीच बीच में क्या रहेंगे, गैप्स रहेंगे, यहाँ क्या एटम आ जाएंगे, एक एटम यहाँ आ गया, एक यहाँ, एक यहाँ। तो क्या होता है, जो स्मॉल एटम्स होते हैं, हमारे स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन, ये क्या हो जाते हैं, इनमें फंस जाते हैं, यहाँ पे फंस जाते हैं, और इनके बाद, इनके फंसने के बाद हम इन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, ये नॉन स्टिक्योमेट्री होता है, ये सही बात है। हार्डर देन प्योर मेटल, हाँ हार्ड बन जाता है। केमिकली इनएक्टिव, इनर्ट होता है, बिल्कुल सही बोलते हैं। अगर हार्ड बन गया है तो हैव लो मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट लो कैसे होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4th, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 फिर से देख लो, विच हैलाइड ऑफ कॉपर डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सी हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमें पता है ये एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों, अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था, वो क्वेश्चन नंबर 11 पे, वो सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ रिपीट है क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। तो हमारा 20 का क्या आ जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑर्डर इज करेक्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का एक कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। बाय जिस भी कंपाउंड की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उसी कंपाउंड का मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। तो 21 में देख लो, जब क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड देखेंगे तो इसमें इसकी तो कितनी है, +6 है, लेकिन इसकी कितनी है, x मान लिया, इसको -2, और ये प्लस, इसकी +5 है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इसी की ज़्यादा हुई, तो ये बात सही है। तो हमारा 21 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, पर मैंगनेट ट्राइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर नॉट सेटिस्फैक्टरी बिकॉज। भाई ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, KMnO4 को जब आप रिएक्ट कराओगे किसके साथ, HCl के साथ ट्राइट्रेशन कराओगे, मतलब तो ये सेटिस्फैक्टरी, मतलब ये अच्छी रिएक्शन नहीं मानती। क्यों नहीं मानती, क्योंकि ये हमें पता है KMnO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, Cl2 में, क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन कैसे होता है, यहाँ पर क्या है, Cl-1 में, यहाँ 0, तो यहाँ क्या है 0 से 1 बढ़ रही है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइज कर देगा। तो हमारा 22 का क्या हो जाएगा, थर्ड,
और 4 विल ऑक्सीडाइज HCl to Cl2, इसलिए नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, विच कंपाउंड इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ K2Cr2O7। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत, किसकी ज़रूरत होती है, डायरेक्टली NCERT की रिएक्शन है, ये हमें याद ही रखनी है, FeCr2O4। FeCr2O4 इसे यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। 24 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव क्रोमेल क्लोराइड टेस्ट। भाई इनमें से कौन सा कंपाउंड क्रोमेल क्लोराइड टेस्ट नहीं देता। याद रखना, क्रोमेल क्लोराइड टेस्ट वही कंपाउंड देते हैं जिनमें आयनिक क्लोराइड हो, मतलब क्लोराइड के साथ कैसा बॉन्ड हो, कोवेलेंट ना हो, आयनिक बॉन्ड हो, मतलब आयनिक क्लोराइड ही ये देंगे। तो ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक, और ये भी आयनिक है, ये आयनिक नहीं है, ये कोवेलेंट है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, ये नहीं दे सकता। ये क्वेश्चन उसका है सॉल्ट एनालिसिस का, अभी नया ऐड हुआ है ना नीट में, तो उसमें भी आता है ये। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या हो रहा है, विच इज़ करेक्ट मैच, कौन सा करेक्ट है। ब्रास में Cu+Zn होता है और ब्रॉन्ज में Cu+Sn होता है। याद रखना, ब्रास में और ब्रॉन्ज में Cu तो आता है, अब जिसमें Z आ रहा है उसमें Sn आएगा, और जिसमें S आ रहा है उसमें Zn आएगा, उल्टा आएगा, ठीक है, ये दोनों बात सही है। और स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और निकल, तो हमारा 25 का आंसर हो जाएगा 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग 3D सीरीज मेटल हैज़ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E0। E0 क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है, तो किसके लिए पॉजिटिव होती है, ये वैल्यू बेस्ड है, आपको याद रखना है। तो ये किसकी होती है, कॉपर के लिए ये पॉजिटिव होती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27, और हमारा डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए एफ ब्लॉक के क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिनाइड एलिमेंट डज नॉट फाउंड इन द नेचर। भाई कौन सा नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कौन सा, इनडायरेक्टली पूछ रहा है, सिंथेटिक कौन सा है, नेचुरल में एग्जिस्ट नहीं करता, सिंथेटिक कौन सा है। तो लॉरेंशियम क्या होता है, सिंथेटिक होता है, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, विच एलिमेंट डज नॉट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो यूरोपियम नहीं शो करता। क्यों, क्योंकि ये इसका स्टेबल स्टेट होती है +2 और +3, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें अनस्टेबल होती है, इसलिए ये शो नहीं करता। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए, पैड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन सारे क्या हो, पैड। और कलरलेस मतलब उसमें अनपैड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तभी तो कलरलेस होगी, सारे पैड हैं। कलरलेस की कंडीशन क्या होता है, या तो सारे पैड हों या फिर हो ही ना। तो La की देखें, लैंथेनॉइड की देखेंगे, La तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है जीनॉन, और होता है 3D0, ये सारे निकल जाते हैं, ये 3D10 और 4s2, तो 2 निकल गए, तो 3D बच गया है, 3D10 सारे पैड है। और Lu की देखेंगे तो इसमें जीनॉन और 4f14 बचता है, तो ये भी क्या है, पैड है। तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा 4th। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट। लैंथेनॉइड एलिमेंट्स में हम किस में भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये NCERT से मैंने कलेक्ट किया था, इसका आंसर है 4th, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये होती है, 4f में 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हम लैंथेनॉइड बोलते हैं इसलिए क्योंकि 4f में इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं, इसलिए तो उनको लैंथेनॉइड एलिमेंट बोलते हैं। अगर 4f में 0 कर दिया तो आप लैंथेनॉइड एलिमेंट कैसे बोलोगे, इसलिए सारे ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। तो 1 से 14, और डी में क्या होता है, 0 से 5D में, तो 0 से 1 और 6s2 में 2, तो इसलिए हमारा 30 का आंसर हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 क्या बोल रहा है, सीरियम कैन शो दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4। भाई सीरियम है, सी वो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 शो कर सकता है, क्यों शो कर सकता है, तो याद रखना ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, कोई भी अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा
मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है। क्यों करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़? स्टेबिलिटी। और जनरली हर एक एलिमेंट की क्या ख्वाहिश होती है कि वो उनकी जो स्टेबिलिटी हो कैसी हो, नोबल गैस की तरह हो। तो सीरियम भी ये करेगा ऑफ इट्स टेंडेंसी टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीनॉन। जीनॉन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए वो ऐसा करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32। द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट शोन बाय एक्टिनाइड्स इस। एक्टिनाइड्स की हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट कौन सी होती है? +7 होती है। और वो शो कौन करता है? नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम। और जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 की क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। ये गैडोलिनियम तो बार बार आता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो आप टिप्स पे होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। जीनॉन 4f7 5d1 और 6s2। सिंपल सी बात है, हमारा 33 का आ जाएगा फर्स्ट। अब 34, विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ नॉट शोन बाय लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते? वो +6 शो नहीं करते। और एक और क्वेश्चन यही बनता है, लैंथेनॉइड्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? +3 होती है, ये भी याद रखना। हाईएस्ट +7 होती है, सॉरी हाईएस्ट नहीं होती, हम मोस्ट कॉमन ही पूछते हैं। मोस्ट कॉमन लैंथेनॉइड की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? +3 होती है। आ जाते क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन एक्ट करे? यूरोपियम। ये जो यूरोपियम है ना, ये क्या है एक्ट करता है? ये अनस्टेबल होता है। यूरोपियम EU2 पॉजिटिव क्या होता है? अनस्टेबल होता है। और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? +3 में। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कैसा होना चाहिए? ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हमारा 35 का हो जाएगा 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। तो सिमिलर साइज किसकी होती है? 4D और सॉरी 5D और 6D एलिमेंट्स की साइज़ क्या हो जाती है? सेम हो जाती है ड्यू टू लेंथेनॉट कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जैसे ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिटल्स, तो लेंथेनॉट कॉन्ट्रैक्शन क्या है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग के कारण क्या होता है? ये लेंथेनॉट कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे क्या होता है? पुअर शील्डिंग के कारण, ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग के कारण लेंथेनॉट कॉन्ट्रैक्शन है, जिससे क्या होता है? साइज रिड्यूस हो जाती है। और 5D और 6D ये साइज सिमिलर हो जाती है, ऑलमोस्ट सिमिलर। इसलिए हमारा 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। अब आ जाते हैं हमारा कौन सा 37 पे। 37 के क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। एन इंक्रीज इन बोथ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस विथ एटॉमिक नंबर अकर्स इन एनी ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। In accordance of this, the ionic radii of titanium and zirconium ions are this respective, but hafnium ion the ionic radius is this। मतलब ये किसके सिमिलर हैं? जिरकोनियम और हाफियम की जो आयनिक रेडियस है वो सिमिलर है। ये देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि ये दोनों किसके, एक 5D का है और एक 6D का है। देखते ही आपको पता लग जाना है। अगर साइज सिमिलर है तो इसका रीज़न क्या होना चाहिए? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, विच इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ जिरकोनियम। दिस इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कुछ सोचना ही नहीं है। 38, when lanthanide element is heated with sulfur then the compound obtained। हमें पता है लेंथेनॉइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? +3। सल्फ़र के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन ग्रुप में आता है तो -2 पर होता है। इन दोनों चार्जेस को क्या कर दो आप? क्रिस क्रॉस कर दो। इसकी टोपी इसके सर और इसकी टोपी इसकी सर, तो Ln2 और S3। 38 का हमारा आंसर आ गया सेकेंड। ये भी इसी पे बेस्ड है। फॉर्मूला ऑफ हैलाइड ऑफ लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड की स्टेबल और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? Ln+3 और हैलाइड्स की -1। क्रिस क्रॉस कर दो
तो सॉरी Ln(x3), तो हमारा 39 का आ जाएगा फर्स्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। और व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ मिश मेटल एलॉय। एलॉय क्या होता है, एक क्या होता है, मिक्सचर होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका मिक्सचर मिला होता है, ठीक है। तो ये मिश मेटल एलॉय क्या है, ये लेंथेनॉइड्स का एलॉय है। तो उसमें क्या है, 95% क्या होता है, एलॉय होता है, और 5% आयरन होता है, और कुछ अमाउंट में क्या होते हैं, कुछ अमाउंट में दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे क्या हो गया, सल्फ़र हो गया, कैल्शियम हो गया, कार्बन हो गया, और एल्यूमिनियम हो गया। ये भी कुछ मात्रा में, ट्रेसेस अमाउंट में, मतलब बहुत ही कम मात्रा में ये भी होते हैं इसमें। तो हमारा 40 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट।